हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अध्यापक अड्डा। मैं निशांत आज आपके लिए लेके आऊँ यूपीएस का आज एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक। चलिए फिर से हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है राष्ट्रीय प्रतीक, नेशनल सिंबल। आज की क्लास इसी पे है। आज हम इंडियन नेशनल सिंबल्स जितने हैं इंडिया में वो सब पे स्टडी करेंगे और सब पे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, किस किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस क्लास में देखेंगे। पहला ले लेते हैं हम लोग अपना नेशनल फ्लैग। ठीक है, फ्लैग आप देख रहे हैं। ये फ्लैग में कितने कलर हैं? आपके तीन कलर है। पहला ये हो गया केसरिया कलर, जो कि यहाँ पे शक्ति और साहस का प्रतीक है। वाइट कलर जो कि सफ़ेद यानी शांति और सत्य का। और हरा कलर क्या है? उर्वरकता और समृद्धि को दिखाता है। ये जो आप यहाँ पे राउंड देख रहे हैं, इसको जो है अशोक चक्र कहा जाता है। और ये जो है ब्लू कलर का होता है, नीले रंग का। और इसमें 24 तिल्लियाँ होती हैं। इसके अंदर ये जो स्टिक्स बनी हुई हैं ये 24 होती हैं। ठीक है। और इसका जो पिंगले वैकिस द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया था, 22 जनवरी 1947 को इसको संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। ठीक है। और इसका रेशियो देखेंगे 3:2 होता है। इसको और इसको यानी 3:2 में इसको ये होता है। ठीक है। भारतीय ध्वज संहिता 2002 के नियम द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसका सम्मान बनाए रखने पर जोर दिया जाता है। ठीक है। ये नेशनल आपका फ्लैग हो गया। बाकी सारी डिटेल्स मैंने आपको यहाँ पे बता दी। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका राष्ट्रीय गान। ठीक है, नेशनल एंथम, जो कि है जन गण मन। ठीक है। इसे रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बंगाली में रचित किया गया है। 24 जनवरी 1950 को इसे आधिकारिक रूप से अपनाया गया था। लेकिन इसको जो है ना पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में यानी कोलकाता का जो अधिवेशन था उसमें गाया गया था। पहली बार कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता के अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है। इससे पूर्ण संस्कृति का गाना निर्धारण अवधि 52 सेकंड है। यानी इस पूरे गाना को गाने का जो समय है यानी 52 सेकंड के अंदर आपको गा लेना है। ये गा ये गाना भारत के विभिन्न विभिन्नताओं में एकता के भौगोलिक भौगोलिक विस्तार का वर्णन करता है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद स्वयं टैगोर यानी मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से किया गया। अंग्रेजी अनुवाद किस नाम से किया गया? मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। और बाकी ये दो डेट्स इम्पोर्टेंट है, तीसरा ये टाइम यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय सम्मान प्रतीक के रूप में इसे गाया गया और इसे संविधान मुद्रा में खड़ा होने यानी का नियम है। यानी कहने का मतलब कि जब इसे गाया जाता है तब आपको एकदम सावधान पोजीशन में खड़ा रहना है और आपको कोई भी इस टाइम हिलना नहीं है। किसी प्रकार का आपको कोई भी हरकत नहीं करनी है। अगर वो करिएगा तो अपमान माना जाएगा, फिर उसके लिए दंड का प्रावधान भी है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? ये डेट, फिर सेकंड ये डेट, सबसे पहले कभी, थर्ड ये टाइमिंग कितना है? 52 सेकंड। इंग्लिश टू हिंदी टू इंग्लिश अनुवाद को क्या नाम दिया गया? ये मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं। राष्ट्रीय गान के बाद अब देखते हैं राष्ट्रीय गीत, जो कि है वंदे मातरम। इसकी रचना बिंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय ने 1870 के दशक में किया था। इसे उनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंदम 1882 में शामिल किया गया। इस गीत को पहली बार 1980
वो 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कोलकाता अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान यह गीत देशभक्ति का मुख्य उद्देश्य बन गया, जिससे महत्व को देखते हुए संविधान सभा ने इसे 24 जनवरी 1950 को इसे जन गण मन राष्ट्रीय गान राष्ट्रीय गान के सम्मान में दर्जा देते हुए राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। इसको सम्मान यानी जो दर्जा दिया है वो राष्ट्रीय गान का दिया गया है, लेकिन इसको अपनाया गया है राष्ट्रीय गीत के लिए। इसके मूल रूप में यानी संस्कृत और बंगाली मिश्रित है। ठीक है। इसकी धुन यदुन भट्टाचार्य द्वारा तैयार की गई। राष्ट्रीय गीत केवल पहले दो छंदों को ही अधिकारित मानता है, जिसके गाने में लगभग 65 सेकंड से 1 मिनट 5 सेकंड के बीच का समय लगना चाहिए। कितना टाइम लगना है, यहाँ पे टाइम भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन होता है। 65 यानी 65 सेकंड से 1 मिनट 5 सेकंड के अंदर आपको गा लेना है। ये आपका टाइमिंग है, 65 सेकंड कहिए, या फिर आपको क्योंकि 1 मिनट आपका होता है 60 सेकंड का, तो 60 सेकंड प्लस 5 सेकंड, तो वही 1 मिनट 5 सेकंड कहिए या 65 सेकंड कहिए। ठीक है। चलिए आप देख ले हैं नेशनल सिंबल। ठीक है, जिसको राष्ट्रीय प्रतीक यानी अशोक स्तंभ कहा जाता है, जिसे आयरन जिसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। यह प्रतीक यानी चारों तरफ एक दूसरे की ओर पीट करके खड़े हैं। इसका उद्देश्य केवल तीन यानी दिखाई देता है, किसी तरफ से देखेगा तीन ही फेस दिखाई देगा शेर का। ठीक है। शेर के नीचे एक गोले के आधार है, जिसके एक ओर हाथी पूरब में है, घोड़ा पश्चिम में है, सांड दक्षिण में है और शेर उत्तर में है। यहाँ पे आप देखिए फोटो के नीचे ये जो सिंबल बने हुए हैं, यहाँ पे अशोक स्तंभ है, और ये जो बीच में ये बना है, इसके बाद जो ये एनिमल बने हुए हैं इसका है कि कौन सा किस तरफ है। दक्षिण में सांड है, उत्तर में शेर है। ठीक है, ये मूर्तियों में उभारी हुई, इसके बीच में जो है धर्म चक्र बना हुआ है, इसको धर्म चक्र कहा जाता है। प्रतीक के नीचे देवनागरी लिपि में सत्य में जयते लिखा हुआ है। सत्य में ही जयते होता है। ठीक है। ये आप देख लीजिए सारे यानी किसी भी एंगल से आप देखिए आपको ये तीन ही नजर आएंगे, चौथा फेस पीछे की तरफ हो जाता है। इसका उपयोग केवल आधिकारिक सरकारी कार्यों के लिए किया जाता है, और यह भारत का सर्वप्रथम समृद्ध संस्कृति विरासत का प्रतीक है। ठीक है। अब देख लेते हैं नेशनल अवार्ड, यानी सबसे हाईएस्ट अवार्ड जो है आपका, उसको कहा जाता है भारत रत्न। इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 में किया गया था। यह सम्मान कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा, खेल जैसे क्षेत्रों में असाधारणीय सेवा उच्चारण क्रम में प्रदान किया जाता है। इसका पदक यानी पीपल के पत्ते के आकार का होता है, जिस पर सूर्य की आकृति और साथ में भारत रत्न शब्द गुदा हुआ है। एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही सम्मान दिया जा सकता है, हालांकि कुछ उपवाद रहे हैं। सबसे पहले पुरस्कार 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी और सी राजगोपालाचार्य और सी वी नरम को दिया गया। भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति को कोई मुद्रा अनुदान पैसा नहीं मिलता, लेकिन उसे सरकारी प्रोटोकॉल में बहुत उच्च स्थान और जीवन भर के लिए वाई वाईपी सुविधा दी जाती है। ये जो होता है ये आपको पुरस्कार मिलता है, जो कि पीपल के पत्ते जैसा होता है। यहाँ पे एक सूर्य का ये चित्र होता है और यहाँ पे भारत रत्न लिखा हुआ होता है। इसका शुरुआत कब हुआ था, ये इंपॉर्टेंट डेट है, यहाँ से क्वेश्चन होते हैं, ऐसे आप देख लीजिएगा।
एक साल में कितने बार दे, एक साल में कितने व्यक्तियों को दिया जाता है? 3 व्यक्तियों को दिया जाता है। सबसे ये वाला देख लीजिए कि ये 3 नाम, सबसे पहले ये किसको मिला हुआ है? ये नाम। ठीक है। नेशनल एनिमल की बात कर लेते हैं तो आपके पास है हमेशा राष्ट्रीय पशु बाघ है। ठीक है। और इसे अप्रैल 1973 में इसे भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर के शुरुआत के साथ ही इसे घोषित किया गया। ठीक है। बाकी ये शेर की डिटेल जो है, बाकी मैंने सारी आपको एनिमल वाली क्लास में आपको मैंने पढ़ा रखी है, कैसे इसकी धारियाँ होती है, क्या होती है, ये सारे डिटेल यहाँ पे एक नॉर्मल सा लिखा हुआ है। ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं यहाँ पे इसी लाइन से आपको मिलेगा। ठीक है। चलिए नेशनल बर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। हमारा राष्ट्रीय बर्ड कौन सा है? पक्षी मोर है, जिसका वैज्ञानिक नाम पाको क्रिस्टेट्स है। भारत सरकार ने इसके सदैव भारतीय संस्कृति में इसका महत्व है और इसे पूरे देश में इसके व्यक्तित्व उपस्थिति को दिखाया जाए। 26 जनवरी 1963 को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। इसे कब घोषित किया गया था? 26 जनवरी 1963 को। मोर अपनी लंबी रंगीली पूंछ है, जिस पर चमकीली आंखें जैसे धब्बे बने हुए होते हैं, जिसे पंख कहते हैं, अपने नीले और मखमली गले, सिर पर कलकने के लिए जानी जाती है। यह पक्षी न केवल अपनी सुंदरता बल्कि धार्मिक और पारंपरिक मान्यताओं के कारण भी पूजनीय है। जैसे कि इसे भगवान कार्तिकेय का वाहक भी माना माना जाता है। और वन संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत मोर को पूर्ण संरक्षण प्राप्त है, जिसके कारण इसका शिकार करना और इसे नुकसान पहुंचाना एक दंडनीय अपराध है। ये भी लाइन यहाँ पे आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आपको पता ही है फ्लावर में लोटस, और इसको 26 जनवरी 1950 ये जो डेट है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये जो वैज्ञानिक नाम हो गया ये भी आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो गया इसका, निल्मो न्यूक्लियोस्फेरस। 1950 में इसे राष्ट्रीय फूल के अपनाया गया। इससे यह पवित्र पुष्प भारतीय संस्कृति पर पौराणिक कथाओं के कला के रूप में विशेष स्थान है, जो कि शुद्धता, ज्ञान, समृद्धि और विजय का प्रतीक माना जाता है। कमल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह कीचड़ और गंदे पानी में खिलने के बावजूद बल्कि साफ और सुंदर दिखता है, जो व्यक्ति के सांसारिक मोह माया और ऊपर उठने के पवित्र जीवन को जीने का प्रेरणा देता है। इसका उपयोग प्राचीन काल से ही पारंपरिक औषधियों और धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है। कमल का फूल हमें एक ऐसा सिंबल है कि वो कीचड़ में खिलता है लेकिन एकदम साफ और खिलते हुए दिखता है, जिससे कारण लोगों के अंदर एक अलग सी पॉजिटिविटी दिखती है। और ये प्राचीन काल से ही धार्मिक अनुष्ठानों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। चलिए आगे देखें अपना नेशनल स्पोर्ट। नेशनल स्पोर्ट क्या है आपका? हॉकी है। हालांकि हॉकी को भारतीय खेल माना जाता है क्योंकि 1928 से 1956 के बीच में भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में लगातार 6 स्वर्ण पदक जीतकर एक स्वर्ण युग की रचना की। लेकिन खेल मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह सरकार ने किसी भी खेल अधिकारियों के तौर पर राष्ट्रीय खेल की घोषणा नहीं की जाती, ताकि सभी खेलों समान प्रोत्साहन मिल सके। स्वतंत्रता सेनानियों और मेजर ध्यानचंद जैसे महान खिलाड़ियों के योगदान के कारण हॉकी भारतीय जनमानस में गहरे तक रची बसी है। प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, जो कि भारतीय खेल संस्कृति के इस खेल असाधारण और महत्व को दर्शाते हैं। ठीक है। यहाँ पे आपका जो ये वाला डेट है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। किसके लिए? मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पर।
ठीक है। आपका नेशनल ट्री देख लेते हैं। नेशनल ट्री आपका बरगद, जिसका वैज्ञानिक नाम बरगद का आप देख लीजिए, फाइकस बैगालिस। इसे अपनी विशाल संरचना और गहरे जड़ों और लंबी आयु के कारण अमरतन प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसे कल्पवृक्ष भी कहते हैं। बरगद के पेड़ की सबसे अनूठी विशेषताएं इसकी गंभीरता जड़ें हैं, जो कि शाखा के नीचे लटकती और जमीन में घुसकर पेड़ और आकृति में सहारा प्रदान करती है, जिससे यह बहुत बड़े क्षेत्र में फैल जाता है। हिंदू धर्म में इसे अत्यंत पवित्र माना जाता है, उसकी पूजा की जाती है। ग्रामीण क्षेत्र में समुदायों में चर्चाओं और पंचायतों के लिए एक केंद्र बिंदु के रूप में माना जाता है। इसकी विशेष छाया और औषधि के गुण के कारण 1950 में इसे राष्ट्रीय गौरव और प्रतीक के रूप में माना गया। कब माना गया? 1950 में। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन होते हैं। और इसका साइंटिफिक नेम, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप याद कर लीजिएगा। नेशनल लिपि के बारे में बात कर लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय लिपि है आपकी देवनागरी, जिसका भारतीय संविधान अनुच्छेद 343(1) के तहत हिंदी भाषा के आधिकारिक लिपि के रूप में स्वीकारित किया। देवनागरी एक वैज्ञानिक लिपि है जो कि ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है और इसे बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता है। बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता है, ठीक है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें जैसे बोली जाती है वैसे ही लिखी जाती है, और प्रत्येक अक्षर ऊपर एक क्षैतिज रेखा खींची जाती है, जैसे ये रेखा होगी, खींचते हैं, जिसे शिरोरेखा कहा जाता है। देवनागरी न केवल हिंदी बल्कि संस्कृत, मराठी, कोंकणी, नेपाली, भोजपुरी जैसी अन्य भाषाओं का भी मुख्य लिपि है। हिंदी भाषा है, संस्कृत भाषा है, और देवनागरी क्या है? लिपि है, जिस पे ये सारी भाषा लिखी जाती है, ठीक है। अब भाषा देख लेते हैं। ऑफिशियली भाषा क्या? 1901 वो 300 अनुच्छेद 343(1) के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है। और लिपि कौन सी है? देवनागरी। ये भारतीय की कई राष्ट्रभाषा नेशनल लैंग्वेज नहीं है, बल्कि हिंदी और अंग्रेजी आधिकारिक कार्यों के लिए राजभाषा के रूप में उपयोग की जाती है। संविधान सभा 14 सितंबर 1939 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इसलिए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। किस लिए मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन हमें इसे स्वीकृति मिली थी। इसके अतिरिक्त संविधान के 8वीं अनुसूची के वर्तमान में 22 क्षेत्रीय भाषाएं शामिल हैं, और आधिकारिक संरचना के लिए भाषाओं के अधिनियम 1963 के तहत अंग्रेजी को सहायक भाषा के रूप में निरंतर रखने की अनुमति दी गई है। सहायक भाषा कौन है? अंग्रेजी। कब दी गई है? 1963 को, ठीक है। अभी कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषा हमारे पास क्षेत्रीय हैं, ठीक है। चलिए नेशनल रिवर देख लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय रिवर है गंगा। इसकी सांस्कृतिक अधिकार और इसके कारण इस 4 नवंबर 2008 को भारतीय सरकार द्वारा इसे दर्जा प्राप्त हुआ। उत्तराखंड में हिमालय के गंगोत्री से निकलकर यह नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, जो कि कुल लगभग 2525 किलोमीटर की है। गंगा न केवल करोड़ों भारतीयों की आस्था का केंद्र है और इसके माँ के रूप में पूजा की जाती है, बल्कि यह उत्तर और भारत के विशाल उपजाऊ मैदानों को जीवन रेखा भी है। इसकी स्वच्छता और संरक्षण के लिए सरकार द्वारा नामी गंगा जैसे महत्व प्रोजेक्ट भी चलाए जाते हैं। एक विशेष तत्व यह भी है कि गंगा में रहने वाली गंगा डॉल्फिन भारत की राष्ट्रीय जल जीव घोषित किया गया है। इस नदी के पारिस्थितिक तंत्र भी शुद्धता का प्रतीक है।
ठीक है। अब पशु की बात देख लेते हैं। नेशनल हमारा जो एनिमल है वो है हमारे पास एशियन एलिफेंट, जिसके भारत सरकार ने 22 अक्टूबर 2010 को अधिकृत दर्जा प्राप्त किया गया। हाथियों के संरक्षण के लिए गठित एलिफेंट टाइफस की एक सिफारिश के निर्धारण किया गया ताकि नई विसलाय जीवन सुरक्षा गतिविधियों को बढ़ाया जाए। इसके हैबिट असर, ठीक है। आप बेसिकली आप ये समझिए, इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हाथी के बारे में है वो ये है कि इसे कब अपनाया गया था, 22 अक्टूबर 2010 को, ठीक है। बाकी हाथियों की सारी फैमिली और कैसे ये वो सारे ईवीएस के उस वाले वीडियो टू एनिमल में मैंने सब कुछ करा दिया था, ठीक है। हाथी के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने 1922 में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की थी। वर्तमान में भारत में हाथियों की सबसे अधिक संख्या कर्नाटक राज्य में, कहाँ है, किस राज्य में है, कर्नाटक राज्य में है। प्रतिवर्ष 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ से ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये तीनों चीज़ यहाँ पे पॉइंट इम्पोर्टेंट है जिससे क्वेश्चन आते हैं और आ सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय जलीय जीव जो कि है गंगा डॉल्फिन, इसे 5 अक्टूबर 2009 को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था ताकि गंगा नदी में शुद्धता और पवित्र तंत्र को संरक्षित करने के लिए ये काम कर। ये मुख्य रूप से भारत के गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों के मीठे पानी में पाई जाती है और यह केवल शुद्ध और गहरे पानी में ही जीवित रह सकती है, जिसे नदी में स्वच्छता का एक महत्वपूर्ण संकेत माना जाता है। गंगा डॉल्फिन की सबसे खास बात यह है कि आधे ये अंधी होती है। सबसे खास बात क्या है, ये अंधी होती है और अपने शिकार की खोज करते हुए पानी के रास्ता ढूंढती रहती है। और ये सिर्फ ध्वनि के आवाज़ पे जो है ना, कंपन के आवाज़ पे ये पकड़ सकती है और इसे अस्थाई भाषा में सूसू भी कहा जाता है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 के तहत संरक्षित किया गया है और इसके संरक्षण के लिए बिहार में भागलपुर, विक्रमशिला और गंगा डॉल्फिन अभयारण्य के स्थापना की गई है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इंडियन करेंसी के बारे में, जिसका कि सिंबल है, ठीक है। यह सिंबल है रुपया का, जिसका भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा नियोजित किया गया है। आधुनिक भारतीय रुपयों का प्रतीक चिन्ह ये है। धर्मलिंग द्वारा डिज़ाइन किया गया था। इसको किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया था? उदय कुमार धर्मलिंग द्वारा डिज़ाइन किया गया था, जिसके भारत सरकार ने 15 जुलाई 2010 को आधिकारिक रूप से अपनाया था। यह चिन्ह देवनागरी लिपि में आर और रोमन लिपि में आर को मिश्रित करके बनाया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से भारतीय नोटों पर महात्मा गांधी की तस्वीर, वाटरमार्क और सुरक्षा धागे जैसे कई फीचर होते हैं। पर परीक्षा की दृष्टि से यह जानना महत्वपूर्ण है कि भारत में मुद्रा की छपाई के लिए 4 प्रेस हैं। मैसूर आपका पहला हो गया, दूसरा हो गया सालेबोर्नी, तीसरा हो गया देवास और चौथा हो गया नासिक। और 1 रुपये का नोट छोड़ के जो कि वित्त मंत्री द्वारा जारी किए जाते हैं, बाकी सब नोट पे आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपये के नोट पे किसका होता है? वित्त मंत्री का होता है। बाकी सब पे आरबीआई के गवर्नर का होता है। नेशनल फ्रूट की बात कर लें तो ये है आम, जिसे वैज्ञानिक रूप से मैगी फोरो इन इंडैकी कहा जाता है। ये आपका साइंटिफिक नेम हो गया। इसे अपनी मिठास और सुगंधता के कारण फलों का राजा भी कहा जाता है। भारत में आम की खेती प्राचीन काल से ही होती आ रही है। प्रसिद्ध कवि कालिदास
ने भी अपनी रचना में इसकी प्रशंसा की है। यह फल भारत के जलवायु और मिट्टी के लिए एक अनुकूल है और पूरे देश में इसकी सैकड़ों किस्में हैं, जैसे कि अल्फासुल, लंगड़ा, चौसा, दशहरी। उसके बाद हो गया बहुत सारे इसके यानी किस्म होते हैं, बम्बई, सिंदूरिया। ठीक है। पाई जाती है संस्कृति में रूप में आम का पेड़, पत्ते और फलों का उपयोग शुभ अवसरों पर, त्योहारों पर सजावट के लिए किया जाता है। इसमें विटामिन ए, सी और डी की समृद्ध स्रोत होते हैं। साथ ही साथ आम भारत की सबसे समृद्ध प्राचीन विविधताओं का प्रतीक है, जिससे कारण इसे राष्ट्रीय फल घोषित किया गया। ठीक है। ये सारी आम की विशेषताएं हैं। और नेशनल कैलेंडर एक बार देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय पंचांग, जिसे शाक संवत पर आधारित है, जिसे 22 मार्च 1957 को सरकारी उद्देश्य के लिए अपनाया गया था। इस कैलेंडर का पहला महीने को चैत्र कहा जाता है। एक सामान्य वर्ष में यह 22 मार्च से शुरू होता है, जबकि लीप वर्ष में इसकी शुरुआत 31 मार्च से होती है। लीप वर्ष में कब होती है? 31 मार्च। नॉर्मल में 22 मार्च। ठीक है। साग स्वय की शुरुआत 78 ईस्वी यानी एडी में कुषाण राजा कुषाण के द्वारा की गई थी। इसकी ग्रेगोरिया कैलेंडर भी कहा जाता है। इसमें 365 होते हैं। इसके महीने के नाम विशुद्ध भारतीय हैं, जैसे कि चैत्र, वैशाख, जेठ, आश्विन, सावन, भद्रा, आश्विन, कार्तिक, माघ, पूष, माघ और फाल्गुन। सरकारी गजट, आकाशवाणी के समाचारों और भारत सरकार का आधिकारिक संरचना ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ इस राष्ट्रीय पंचांग का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। ठीक है। पंचांग को कब मिला था? 1957 में। शुरू कब हुआ था? 78 एडी। इसमें साल कब शुरू होता है? लीप ईयर होता है तो 21 को, लीप ईयर नहीं है तो 22 को। ठीक है। चलिए आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए, और आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में डालिए। मैं उसका रिप्लाई जल्दी से जल्दी करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।